हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के सेगमेंट में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त और बडी के कृष्णा। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है। पावर शेयरिंग के दो डिजायरेबल रीजंस हैं। पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन को हम समझदारी भरा या युक्तिपरक कारण या तर्क कह सकते हैं तथा मॉरल रीजन को हम नैतिक तर्क कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? प्रूडेंशियल रीजन इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रूडेंस मीन्स केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। जब हम कभी कोई भी डिसीजन लेते हैं और इस आधार पर लेते हैं कि उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा होगा या हमारे लॉसेस ज़्यादा होंगे या गेन ज़्यादा होंगे, तो ऐसे रीजंस को हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। दे आर बेस्ड ऑन प्रूडेंस। ये फैसले समझदारी से लिए गए फैसले हैं। हम इन फैसलों के लिए अपनी विजडम का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपनी समझदारी का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम भावना या इमोशंस के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेते। हमारा पूरा निर्णय, हमारा पूरा फैसला इस आधार पर होता है कि ये जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं इसमें हमको ज़्यादा लाभ है या हमारी ज़्यादा हानि है, ज़्यादा गेन्स हैं या ज़्यादा लॉसेस हैं। अगर गेन ज़्यादा है तो हम उस डिसीजन को ले लेते हैं, अगर लॉसेस ज़्यादा हैं तो हम उस डिसीजन को नहीं लेते। इसी को हम प्रूडेंशियल डिसीजंस बोलते हैं या प्रूडेंशियल रीजंस बोलते हैं। प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी हम समझदारी भरे फैसले करते हैं तो हम उन फैसलों से संबंधित लाभ के परिणामों के बारे में ही सोचते हैं। सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक समझदारी भरा फैसला है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इसको समझने के लिए हमें पुराने वीडियोस की ओर एक बार फिर से अपना ध्यान देना होगा। वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स प्रीवियस वीडियोस दैट इज बेस्ड ऑन श्रीलंका एंड दैट इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जब आप श्रीलंका के बारे में सोचते हैं तो कौन कौन से शब्द या कौन कौन से पिक्चर्स या कौन कौन से न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपके दिमाग के सामने आती हैं, फ्लैश करती हैं, जो आपने वीडियोस में देखे थे? चलिए मुझे बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। एकदम सही वर्ड्स आपको फ्लैशबैक कर रहे हैं। ये है मेजॉरिटेरियनिज्म, ये है डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी, Tamil felt alienated, social fragmentation, social tension, civil war, political instability, demand of regional autonomy, demand of Tamil Eelam, economic growth is negative in this resourceful country, पावर सेंट्रलाइज्ड विद इन मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग के प्रिंसिपल को ठीक से लागू नहीं किया गया। यहाँ पर मेजॉरिटेनिज्म पर विश्वास किया गया, उस पर बिलीव किया गया, और यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी सिंगली, केवल उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी गई, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, उनका रिलीजन हो, हर जगह केवल सिंगली को इम्पोर्टेंस दी गई। बाकी जो तमिल्स थे, जो दूसरा एथनिक ग्रुप था, उसको किसी भी तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। इस मेजॉरिटेनिज्म के कारण, इस लैक ऑफ पावर शेयरिंग के कारण, इस डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कारण तमिल्स फेल्ट एलिनिएटेड। देयर वाज अ सोशल फ्रैगमेंटेशन। समाज टूटा हुआ था, बटा हुआ समाज था, जिसमें एक समाज दूसरे से, एक एथनिक ग्रुप दूसरे से अपने को बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था, अपने को हाशिए पर महसूस कर रहा था, अपने को मार्जिनलाइज महसूस कर रहा था। उसने कहा कि मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, इसलिए उसने अपनी मांगें रखी, लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से मांगें नहीं मानी गई तो उसने वॉर का रास्ता अपनाया। इसी को हम सिविल वॉर कहते हैं, जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो लैक ऑफ पावर शेयरिंग श्रीलंका को वॉर की ओर ढकेल रही है। लैक ऑफ पावर शेयरिंग समाज में फ्रैगमेंटेशन पैदा कर रही है, टेंशन पैदा कर रही है, और सिविल वॉर जैसी कंडीशन सामने आ रही है। हम ये भी देखा, इन सब कारणों से वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, राजनीति बहुत स्थायी नहीं है। दूसरा, अब तमिल
अपने आप को श्रीलंका के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका एक अलग राज्य हो या उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, उनको क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। जब रीजनल ऑटोनॉमी की मांग चलती है, इसका मतलब अब देश दो भागों में विभाजित हो रहा है। एक तमिल ईलम की मांग कर रहा है, जहाँ पर तमिल अपना राज्य खुद बनाना चाह रहे हैं ताकि वो इज्जत, ग्लोरीफाई तरीके से, डिग्निटी के साथ रह सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लगातार युद्धों के कारण हम देखते हैं कि एक रिसोर्सफुल देश में इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव हो गई है। सारा पावर सेंट्रलाइज्ड है सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में। ये सब उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसी के रिजल्ट हैं, उसी के परिणाम हैं। चलिए आपसे सवाल पूछता हूं, आपका विजडम क्या कहता है? आप अगर लाभ और हानि को कैलकुलेट करें तो क्या आप श्रीलंका जैसी व्यवस्था चाहेंगे? क्या भारत में आप चाहेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म हो? क्या दूसरे समुदाय को आप एलिनेटेड फील कराएंगे? क्या उसको मार्जिनलाइज करेंगे? अगर करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम होंगे टेंशन, उसके परिणाम होंगे सोशल फ्रेगमेंटेशन, उसके परिणाम होंगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, उसके परिणाम होंगे निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके परिणाम होंगे वायलेंस, उसके परिणाम होंगे सिविल वॉर। तो आपका विवेक क्या कहता है? आपकी रैशनैलिटी क्या कहती है? आपका विजडम क्या कहता है? आपका विजडम यही कहता है कि भाई मुझे पावर शेयरिंग चाहिए, मैं मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद या डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी विल, मेजॉरिटी विशेस ओवर माइनॉरिटी में यकीन नहीं रखता। मैं देश में शांति चाहता हूं ताकि हर समुदाय के लोग, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ सके, देश तरक्की कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और देश आगे बढ़ सके। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। जब तक देश में शांति नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए प्रूडेंशियल रीजन यही कहता है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लॉसेस और गेन्स को देखें तो हमें पावर शेयरिंग से लाभ ज़्यादा है, गेन ज़्यादा है, लॉसेस कम है। किसी भी देश का डेवलपमेंट वहाँ की शांति, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और ये तभी संभव है जब सभी कम्युनिटीज़ उस देश में रहना चाहें, उनके बीच में तनाव ना हो। एक पोयम आपने सुनी होगी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। हमें हर एक कम्युनिटी, हर एक समुदाय, हर एक डाइवर्सिटी, हर एक विविधता का सम्मान करना पड़ेगा। सबको एक माला में पिरो कर रखना पड़ेगा। सबको ये महत्व देना पड़ेगा कि आप भी इसी माला का हिस्सा हैं, और वो जो माला है, वो जो गार्लैंड है, वो गार्लैंड है हमारा देश। इस देश में जो अलग अलग फूल हैं, वो फूल हैं, कोई बेला है, कोई जूही है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई कुकुरमुत्ता है, कोई कुछ है, कोई किसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसी का इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन हर आदमी अपने को समझता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मुझे इस माला में इज्जत दी गई है, मुझे भी इस माला में आगे बढ़ने का अधिकार है, मैं भी लोगों को खुशबू पहुँचा सकता हूँ, मेरी भी योग्यता के अनुसार मुझे कुछ भी पाने का हक है, मैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकता हूँ, मैं किसी भी नौकरी को पा सकता हूँ, मेरे पास राइट्स हैं, मेरे पास अधिकार हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम पावर शेयरिंग को अपनाएं। अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे, सभी समुदायों को सत्ता में जगह नहीं देंगे, सबको बराबरी का महत्व नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। बेल्जियम का उदाहरण हमारे सामने है। बेल्जियम ने मेजॉरिटेरियनिज्म को नहीं अपनाया, बल्कि उसने एकोमोडेशन को अपनाया। एकोमोडेशन का मतलब है सबको साथ में लेकर के चलना, सबको एकोमोडेट करना। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया, शेयरिंग अमंग एथनिक ग्रुप्स। सभी एथनिक ग्रुप्स को जगह दी, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, चाहे माइनॉरिटी में हो। हमने ये देखा बेल्जियम में कोई भी एथनिक ग्रुप अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो या वो माइनॉरिटी ग्रुप हो। सभी साथ साथ रहते हैं, सब ने एकोमोडेशन के प्रिंसिपल को अपनाया है, और हम देखते हैं उसके एक अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी आए हैं। यहाँ सोशल फ्रेगमेंटेशन की जगह हमको सोशल कोहेसिवनेस दिखाई पड़ती है। यहाँ सभी एथनिक ग्रुप्स साथ साथ रहते हैं, कोई अलग होना नहीं चाहता। अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद भी सब एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि सभी एथनिक ग्रुप्स को, सभी कम्युनिटीज़ को, सभी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट किसी के भी एजुकेशन, कल्चर में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती। हर आदमी अपना काम करता है और अपने आप को
फ्रेंच या डच न समझकर बल्कि अपने आप को बेल्जियन समझता है, बेल्जियम का निवासी समझता है। इस पीस के कारण ही यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पर पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। Dominance of majority community over minority community is not accepted at all in Belgium. So there is political stability, so there is positive economic growth, so there is a peaceful coexistence, so there is no any violence, so the citizens are living happily, there is a social cohesiveness. Now let me know which case study is impressing you. कौन से देश का अध्ययन या उसकी स्टडी आपको प्रभावित करती है, श्रीलंका या बेल्जियम? आपका जवाब इमीडिएटली आएगा सर बेल्जियम, क्योंकि आप यू विल थिंक ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस। अगर आप गेन्स और लॉसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई श्रीलंका की जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो लैक ऑफ पावर शेयरिंग है, ये कभी भी देश को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती बल्कि देश को नुकसान ही पहुंचाएगी। और देश है तो हम हैं, देश है तो एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अगर देश ही नहीं रहेगा तो इन सब का अस्तित्व भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो पहले नेशनल है, उसके बाद हमारी आइडेंटिटी कुछ और है। अगर हम इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करें तभी देश तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि किसी भी कम्युनिटी को एलिनेटेड फील न कराया जाए, सबको साथ साथ रखा जाए, सबको के साथ पावर शेयर की जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसा कि बेल्जियम में दिया गया। तो पावर शेयरिंग के गेन्स ज़्यादा हैं, लॉसेस कम हैं, इसीलिए प्रूडेंस कहता है कि पावर शेयरिंग अपनानी चाहिए। इट इज़ द प्रूडेंशियल रीज़न कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस it is mandatory, it is acceptable that power sharing is ultimate principle. Another desirable reason of power sharing is moral reason. What is moral reason? Let me tell you, the power sharing is the basic spirit of democracy. It is stated by moral reason. A democracy rule involves sharing of power. इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इमेजिनेशन करते हैं। हमारे एक बॉडी है, हमारी एक फिजिकल बॉडी है, एक हमारी इसमें सोल है, एक हमारी आत्मा है। तो शरीर और आत्मा दोनों मिल करके हमको जीवित रखती हैं, हमको जिंदा रखती हैं, हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। अब आत्मा अगर चली जाए तो कहते हैं कि शरीर मर गया, लेकिन वो आत्मा डिपार्ट कर जाती है। तो बगैर स्पिरिट के, बगैर सोल के किसी भी बॉडी की कोई अहमियत, कोई भी इम्पोर्टेंस, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर हम डेमोक्रेसी को शरीर माने तो उसकी आत्मा पावर शेयरिंग है। अगर हम पावर शेयरिंग को हटा देंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, डिमोस एंड क्रेटोस। इट इज द रूल ऑफ द पीपल। ये लोगों का शासन है, ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर उन पर शासन कैसे चलाया जाए, उनके लिए कौन से नियम बनाए जाएं। और लोग का मतलब बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी नहीं होता, बल्कि लोगों का मतलब, पीपल का मतलब सिटीजन होता है, जो कि एवरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री है, ना कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कहता है कि फैसले सभी की मर्जी से लिए जाने चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का महत्व है और लोग का मतलब सभी लोग होता है, चाहे वो संख्या में कम हो या संख्या में ज़्यादा हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। बगैर सभी लोगों की सहमति के अगर कोई निर्णय होता है तो वो निर्णय वैध नहीं होता, लीगल नहीं होता, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। किसी देश की सरकार अगर ऐसे फैसले लेती है कि जिन फैसलों में बहुत सारे नागरिकों को शामिल नहीं किया जाता, उनको ऐसा लगता है श्रीलंका सरकार की तरह कि उसमें एक एथनिक कम्युनिटी या कोई भी एक कम्युनिटी, जैसे वहाँ पर तमिल एलिनेटेड फील कर रहे हैं, हम एलिनेटेड हैं, हम अलग थलग हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जब किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ऊपर थोपा जाता है, दूसरे समुदाय को मार्जिनलाइज किया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया जाता, किसी को एकोमोडेट नहीं किया जाता है,
बल्कि किसी एक कम्युनिटी को डोमिनेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये स्थिति है जहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ दिख रही है लेकिन उसकी आत्मा मर गई है। शरीर तभी जीवित रह सकता है जब उसकी सोल उसमें जीवित हो। मॉरल रीजन कहता है कि बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी सोललेस है, क्योंकि डेमोक्रेसी के सोल ही, उसकी आत्मा ही पावर शेयरिंग है, एकोमोडेशन है, लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक ऐसे फैसले लिए जाने हैं जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हों, उनकी सहमति से कोई फैसला लिया जाए। ऐसा न लगे कि किसी को ठगा जा रहा है या किसी को एलिनेट किया जा रहा है। इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. कोई भी सरकार लोगों के द्वारा तभी मान्यता प्राप्त सरकार हो सकती है जब उसके नागरिकों को व्यवस्था में हिस्सा मिले, और ये हिस्सा इस तरह से मिले कि उनका योगदान भी उस व्यवस्था में हो। जब तक सभी नागरिक किसी व्यवस्था में योगदान नहीं देंगे तब तक वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति में अगर लोगों को सिस्टम में शामिल नहीं किया जा रहा है, उन्हें सिस्टम में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं की जा रही है, उनको सिस्टम में एकोमोडेट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी सरकारें लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती हैं और लोग उनको मान्यता नहीं देते। ऐसी सरकारों के खिलाफ लोग लड़ाई करते हैं। इन लड़ाई का परिणाम होता है सिविल वॉर, जिससे टेंशन्स क्रिएट होती हैं, जिनसे सोशल फ्रेगमेंटेशन आता है, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, और ये सब लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ को बुरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और हम देखते हैं ये चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबके लिए बहुत ही डेंजरस और भयानक तस्वीर लेकर के आता है। सो फ्रेंड्स, पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी के दो डिजायरेबल रीजंस हैं, दो वांछित कारण हैं। पहला प्रूडेंशियल रीजन, जिसको हम समझदारी भरा फैसला कहते हैं, और दूसरा मॉरल रीजन, जिसको हम नैतिक कारण कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन में हमने समझा कि ये प्रूडेंस पर आधारित होता है, हमारे विवेक पर आधारित होता है, हमारे विजडम पर आधारित होता है। हम किसी भी निर्णय को तब लेते हैं जब हम ये देख लेते हैं कि उसमें लाभ ज़्यादा है और हानियाँ कम है, गेन ज़्यादा है और लॉसेस कम है। जैसा कि हमने श्रीलंका को देख करके डिसीजन लिया कि हम एकोमोडेशन को अपनाएंगे, हम मेजॉरिटेरियनिज्म को नहीं अपनाएंगे। ये हमारा विवेक कहता है, ये हमारी बुद्धि कहती है, हमारी रैशनैलिटी कहती है, हमारा विजडम कहता है। वहीं मॉरल रीजन कहता है कि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, अगर डेमोक्रेसी को सिग्निफिकेंट रखना है, इंपॉर्टेंस देनी है, तो पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर शेयरिंग इज अ सोल एंड डेमोक्रेसी इज द बॉडी। विदाउट सोल, बॉडी हैज नो एनी सिग्निफिकेंस, नो एनी इंपॉर्टेंस, इट इज डेड। तो आपको अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो सत्ता की साझेदारी को करना पड़ेगा। यही इसका मॉरल रीजन है, यही इसका नैतिक कारण है। पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। न केवल पसंद आया होगा बल्कि आपको प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन से रिलेटेड फैक्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी और वो आपको याद भी हो गए होंगे। अगर फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स, मैं समय समय पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। Keep learning, stay safe and take very good care of yourself. Bye-bye.